कल आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह सर जी से बात हुई है, चर्चा हुई, बैठक हुई और उसमें ये महायुति के सीटों के बारे में चर्चा हुई। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और चर्चा अंतिम स्तर पर है और जल्दी सीटों का शेयरिंग हो जाएगा और आपको गुड न्यूज हम देंगे। जनता की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी ने जो सीटें मांगी हैं उन सीटों को शामिल होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अनाउंसमेंट इसलिए किया है कि यहाँ पर यही अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम हमारी पार्टी के लोगों की ताकत तो दिखाई दे। कल कोई बात हो कि पता लगे कि आपकी पार्टी नहीं है। जब चुनाव घोषित हुआ है हमारी पार्टी मैदान में है और इस बार किसी तरह की देरी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। चुनाव की तारीख हुई, चुनाव प्रचार में और जनता के बीच में हम लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है। हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली, इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है। और चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनका तारीफ करा देती हूँ। नीलू रंजन है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ दुबे है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं संजीव कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह यादव, नेता शिवसेना, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस विशेष चर्चा में, जिसमें आज हम बात महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर के करेंगे और खासतौर से सीटों को लेकर के जो यहाँ पर घमासान मचा हुआ था, अब उस पर सहमति बनती हुई अगर मैं दोनों तरफ से देखूं, चाहे वो इंडी गठबंधन हो या फिर बीजेपी की तरफ से, सब पर सहमति बनती दिख रही है। सौरभ दुबे, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे क्योंकि अखिलेश यादव को हमने यहां पर सुना, उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जिस तरह से हारी हुई बाजी को बीजेपी ने जीत लिया है, कैसे देख रहे हैं इसे? उन्होंने कहा है कि अब हम देरी नहीं करेंगे, जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है हमने सीधे कह दिया कि भाई हमें अपने सीटें दे दीजिए, हम उस पर तैयारियां जो है वो शुरू कर देते हैं। यानी किसी भी तरह की कोई कोताही जो है वो बरतने को इंडी गठबंधन तैयार नहीं है, खास तौर से अखिलेश यादव तैयार नहीं है और 12 सीटों की मांग है जो कि इंडी गठबंधन के लिए मुश्किल की खड़ी है। देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का बयान अभी से आने लगा, उससे निश्चित रूप से एक बात तो जो है साबित होती है कि कांग्रेस के ऊपर अब जो विपक्षी पार्टियां, जो गठबंधन है, जो उनके पूरा गठबंधन है विपक्षी पार्टियों का, एनडीए अलायंस, उसमें जो सहयोगी पार्टियां उनका भरोसा पूर्ण रूप से है नहीं कांग्रेस के ऊपर। क्योंकि देखिए, जो इंडिया अलायंस जिसको मोहब्बत का गठबंधन कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मोहब्बत की दुकान, उसमें मुझे लगता है जो बेवफाई का खंजर होता है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के हाथों में होता है। समाजवादी पार्टी के साथ जिस प्रकार से पिछले उपचुनाव मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब धोखा किया गया। धोखा ही नहीं किया गया, उनकी जीती हुई सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था और उसके बाद अखिलेश यादव जी को जो है वो गालियों की बौछार लगा दी गई। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, स्वयं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपशब्दों का प्रयोग किया अखिलेश यादव। बावजूद उसके अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की पहल खुद आगे बढ़ करके की थी और 17 सीटें अपनी तरफ से उनको दी, जिस पर कांग्रेस लड़ी और मतलब उनके साथ सहयोग गठबंधन से लड़ने से कांग्रेस का भी फायदा हुआ। जहां कांग्रेस एक सीट पर थी पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार वो 6 सीटों पर आगे बढ़ करके आती हुई दिखाई दी। अब देखिए, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं, उनको जो है लोकसभा में जो उनका प्रदर्शन था वो औसत से भी कम रहा है और उस कारण से उनको जो विधानसभा चुनाव है उसमें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कांग्रेस और शरद पवार लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर जो टिकट का वितरण चाह रहे हैं, दोनों पार्टी, कांग्रेस भी और शरद पवार की पार्टी भी, तो ये जो है 120 सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं और उद्धव ठाकरे जी चाह रहे हैं कि उनको 80 सीटें मिल जाए और शरद पवार की 70 सीटें जो है। इस तरह का एक प्रस्ताव की भी बात अभी आई है, अभी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन जब इसमें समाजवादी पार्टी अपने आप को देखती है तो वो कहां पर पाती है, जब इसके अंदर जो है अन्य छोटी पार्टियां गठबंधन की आती है तो वो कहां पर देखती हैं। क्योंकि एक तरह से जो बड़ी पार्टियां हो गई वो उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार आपस में ही सारी सीटों का बंटवारा आपने कर लिया।
तो जो छोटी पार्टियां हैं जिनको आप जिनके ठीक है, सारे उत्तर ठीक है प्रदेश संजीव जी, आपके पास हम आएंगे। संजीव जी, आपके पास आएंगे। दो सवाल जो सौरभ जी ने भी यहाँ पर खड़े किए। पहला ये कि क्या कांग्रेस अब पूरी तरह से दबी हुई अपने आप को महसूस कर रही है, या फिर बाकी इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनको दबाने की कोशिश, मतलब उन पर भरोसा जो है बाकी पार्टियों का अब नजर नहीं आ रहा है, खासतौर से हरियाणा की हार के बाद से। दूसरा ये कि क्या वाकई में इंडी गठबंधन के अंदर में जो दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, खासतौर से महाराष्ट्र की मैं बात कर रही हूं, क्या उसमें छोटी पार्टियों को दबाया जा रहा है? ऐसा भी है संजीव जी, कैसे देखिए इसे? देखिए विश्लेषण करने का अपना अपना तरीका है। ना ही किसी को दबाया जा रहा है और ना ही किसी को इग्नोर किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले चुनाव से जो हरियाणा में जो चुनाव के नतीजे आए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी चौकन्ना है और उनके साथ साथ जो सहयोगी पार्टियां भी हैं वो भी चौकन्ना है। कुछ गलतियां हुई है, कुछ चीजों से सबक लेने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी फूंक फूंक के कदम रखती हुई दिखाई दे रही है आज के वक्त। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी या उसके जो सहयोगी गठबंधन है वो अपने सीटों के तालमेल को केवल संख्याओं के आधार पर नहीं, संख्याओं के आधार पर यदि तालमेल कर लेना होता तो बहुत आसान काम है। सीटें कैसे झोली में आए और किस तरह से आप मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाए, उस पर वो कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है अपने सहयोगी दलों के साथ। क्योंकि इस बार लोगों ने देखा कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में दल संजीव जी ऐसे जिस तरह की कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है और नेशनल पार्टी, मतलब अगर मैं कहूं कि बीजेपी कांग्रेस इन दोनों में हमेशा से हमने घमासान या चुनौतियां देखी है। बाकी अन्य पार्टियां तो ठीक है, छोटी पार्टियां रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब जिस स्थिति में वो पहुंच गई है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाला है उसमें अखिलेश यादव और मतलब यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन है, उसमें 2 सीटें महज जो है वो कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वाकई जो चाहे झारखंड में हो या फिर महाराष्ट्र में हो, कांग्रेस को एक दबाने की कोशिश है? संभवतः है, क्योंकि हरियाणा में हमने देखा उन्होंने अखिलेश यादव को सीट नहीं दी, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। देखिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, लेकिन राज्यों के स्तर पर यदि देखा जाए तो राज्यों में अभी भी कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत दिखाई नहीं देती है और उसकी कवायद लगातार जारी है। मैंने कहा कि केवल सीटें ले लेना और उस पर चुनाव लड़ लेना ही प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जिस स्टेट में जो पार्टी मजबूत है और जहां सीटों की संभावना दिखाई देती है, सारी राजनीतिक पार्टियां, केवल कांग्रेस पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस समीकरण को देखती हैं कि कैसे सीटों की बढ़ोतरी वहां पे हो। लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे महाराष्ट्र के संदर्भ में हम यही कहना चाह रहे थे कि जो नतीजे आए वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं था और कांग्रेस पार्टी के लिए उत्साहजनक रहा या यूं कह लें कि इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बेहतर रहा। उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो आज के वक्त में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई हर मामले में दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी अति उत्साह में भी इस बार हरियाणा के जैसे वो कुछ नहीं करने जा रही है। फूक फूक के अपने सब सहयोगी दलों के साथ और जिनको जितनी संख्या मिलनी चाहिए बिल्कुल इग्नोर कर, ये एक बात लगातार कही जा रही है कि अखिलेश यादव प्रेशर बना रहे हैं, वो यहाँ बना रहे हैं, झारखंड में प्रेशर बना रहे हैं। ये प्रेशर बनाने की बात नहीं है। निश्चित तौर पे वो एक सहयोगी दल होने के नाते अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और जहां वो मजबूती के साथ पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, वो उनकी कोशिश ये है कि हमें भी सीटों में एक संख्या दिया जाए ताकि उसके अनुसार हम भी अपना परफॉर्मेंस दें। चूंकि इंडिया गठबंधन की बात है तो सबों के साथ मिलकर तालमेल बनाने की जरूरत है और उसी की वजह से, और ये तालमेल बहुत जल्द आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा कि किसको कितने सीटों के साथ कितने मजबूती के साथ वो लड़ते हुए दिखाई देंगे। मुश्किल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कभी लगातार अटैकिंग मोड में रहती थी विपक्षी पार्टियों के ऊपर, परिवारवाद के ऊपर, उन तमाम चीजों को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ने की वो कोशिश कर रही है जिस पर लोगों की निगाह है। जी हमारे साथ नीलू जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। नीलू जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि यहाँ पर संजीव जी देखिए किस तरह से कह रहे हैं कि पहले अटैकिंग मोड में बीजेपी रहा करती थी, लेकिन अब सेफ साइड मोड में जो है अपने आपको बचाने की कोशिश में है, ताकि हरियाणा का जो एग्जाम्पल, क्योंकि हमेशा से जो चुनाव हो चुका है, आगे आने वाले चुनाव में उसमें जो कमियां रह गई उसको देखते हुए स्ट्रैटेजी एक तैयार की जाती है और बीजेपी इसमें खासतौर से अगर मैं कहूं तो माहिर है। हमने अब तक का उनका जो भी देखा है स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि क्या वाकई। जी नीलू जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ यहाँ पर प्रेम जी भी है, वो लगातार जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, आपके पास मैं आऊंगी और आपसे ही समझने की कोशिश की जो बात यहां पर संजीव जी कह रहे हैं कि वाकई बीजेपी पहले अटैकिंग मोड में थी, अब अटैकिंग मोड में नहीं आकर के अपने आप को बचाने के मोड में है और जब
सीटों की मांग होती है इंडी गठबंधन के अंदर में, तो वो सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि हम अपना परफॉर्मेंस भी दे सके। लेकिन मुश्किल की घड़ी तो आ जाती है ना अगर आप 12 सीटें महाराष्ट्र के अंदर में मांगते हैं, क्योंकि आपकी अपनी एक पैठ भी होनी चाहिए। कितना जनता के अंदर में आपको जगह मिल पा रही है वो भी देखते हुए सीटों का बंटवारा होता है। ऐसे ही तो नहीं होता कि इंडी गठबंधन में तो चलिए हम सीटें आपको दे देते हैं। जी शुक्रिया। जी देखिए, एक दिन पहले जो मास मीटिंग हुई थी, आम सभा हुई थी महाराष्ट्र में, उसमें जो समाजवादी पार्टी के नेता जो स्थानीय हैं अबू आजमी, उन्होंने 8 सीटों की मांग की थी अखिलेश यादव जी के सामने। जी अब अखिलेश यादव जी को 12 मांगनी इसलिए जरूरी है तो कि ताकि अपने कार्यकर्ताओं को दिखाया जा सके कि हम आपके लिए बेहतर फाइट कर रहे हैं अधिक से अधिक सीटों के लिए। तो ये बाहर में दिखाने वाला बयान है, अंदर खाने कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में ही होता है, क्योंकि इसी तरीके से सभी पार्टी बात करेंगी तब तो कभी कोई समझौता ही नहीं होता। लेकिन वन लाइनर सबके दिमाग में है कि सहमति के आधार पर चुनाव लड़ना है। ये यहाँ कोई अंतर विरोध नहीं दिखता है, न तो अखिलेश यादव की बात को कोई काटने के लिए बाहर में आया है कि हम नहीं देंगे या देंगे। वहां देखिए महाराष्ट्र में एकोमोडेशन वाला काम छोड़ा गया है उद्धव ठाकरे पर। उद्धव ठाकरे जिनको कि घोषित तौर पर जरूर चेहरा नहीं है, लेकिन अंदर खाने एक जरूर सहमति है कि उद्धव ठाकरे चेहरा होंगे, तो वो एकोमोडेट कर रहे हैं। तो यही कारण है कि दूसरी पार्टियों का, कांग्रेस का या एनसीपी का बहुत बड़ा रोल नहीं है अभी कि समाजवादी पार्टी को कितनी टिकट दिए जाए। इस बात में रोल है कि कांग्रेस की टिकट काट के दी जाए या एनसीपी की टिकट काट के दी जाए, तो उसमें तो रोल रहेगा ही। तब तो घमासान मच जाएगा। हाँ, त्याग तो किसी को करना पड़ेगा ना। अगर समाजवादी पार्टी को टिकट ज्यादा देना है, 8 भी देना है, तो भी त्याग करना है किसी को। तब तो कांग्रेस को उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जाएगा जहां पर उसकी टिकट काटी जा रही है, और संभवतः मुझे लग रहा है कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी प्रेम जी, क्योंकि जो वर्चस्व, जो पार्टी का एक कद रहा है उसके हिसाब से उनका टिकट कट जाना बड़ी बात। कैसे देखेंगे राजनीति में से? देखिए, कांग्रेस को लोकसभा में विधानसभा वार प्रदर्शन के ख्याल से सबसे ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल है, लेकिन वो परिणाम में विधानसभा में एग्जैक्टली होता नहीं है, सब जानते हैं। और कांग्रेस ने लोकसभा में रिवाइव किया है अपने आप को, तो वो विधानसभा में रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन रिवाइव करने की शर्त क्या है? महाविकास अघाड़ी गठबंधन, तो उस गठबंधन को तोड़ करके तो रिवाइव होना मुश्किल है। तो कांग्रेस को भी उस गठबंधन को बनाए रखने के लिए अधिक सीटों पर लड़ने के बजाय जिताऊ सीटों पर चुनाव लड़ना है, ये जरूरी है। और यही कंपल्सन जोड़ता है महाराष्ट्र की। जहां तक बात है, महाराष्ट्र में इसी हिसाब से तीनों गठबंधन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप देखेंगे जैसे बीजेपी को जो इस बार बढ़त मिली, वो पिछले बार मिली सीटों से आधे से थोड़ा ज्यादा है, वो अधिक बढ़त नहीं मिली है, लेकिन वो सीट लड़ रहे हैं 155 पर। और हमारे सौरभ दुबे जी बोले कि कांग्रेस 100 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़े। तो भाई बीजेपी को अगर 155 या उससे ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और उसको बढ़त हासिल होगी कांग्रेस से भी कम सीटों पर, तो उसकी आकांक्षा रहेगी, तो कांग्रेस की भी आकांक्षा रहेगी कि हम अपने घटक दलों में थोड़ा सा उस हिसाब से ज्यादा सीटों पर लड़े बाकी के मुकाबले। ठीक है सौरभ जी, जल्दी से अपनी बात को रखिए, फिर मैं नीलू जी के पास चलूंगी। देखिए, कांग्रेस तो ऑलरेडी 120 पे लड़ रही है, मैंने तो कहा ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर पिछले लोकसभा चुनाव को आप उठा करके देखें, 21 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़ी थी और वो वहां से मात्र 7 सीटें जीत के आई थी। उसके मुकाबले जो शरद पवार जी की पार्टी है, जो मात्र 10 लोकसभा चुनाव पे वहां पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से 8 सीटें जीत करके लाई थी। तो मैं कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे की जगह अगर आप शरद पवार जी की जो पार्टी है उसको ज्यादा सीटें देंगे, तो ये तो चुनावी घड़ी तो यही कहता है। लेकिन ठीक है, विधानसभा का है, जो आपको जब आपने पहले ही तय कर दिया कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो फिर तो वही आपको मजबूरी है आपकी कि उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है उसको आपको ज्यादा से ज्यादा सीटें देनी पड़ेंगी बाकी अन्य पार्टियों से। लेकिन जो कह रहे हैं आप कि अब वो जो है वहां पर समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने जो तरीका था मांगने, आपने देखा था क्या तरीका है कि हमको 8 सीटें अगर हम जीत के मुस्लिम आते हैं तो इस यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, उसके बाद हिंदुओं की इतनी हिम्मत होगी जो कुछ कर पाएंगे। इस तरह की बयानबाजी से समाजवादी पार्टी के नेता उनकी पार्टी को खुद से नुकसान होता है। ये कोई टिकट मांगने का तरीका नहीं है, ये सीटें मांगने का तरीका नहीं है। और समाजवादी पार्टी जिसकी जो बिना जमीन के जमींदारी और बिना जागीर के जागीरदारी करने का प्रयास महाराष्ट्र में कर रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को उसको समझाना चाहिए कि भैया तुम्हारी यहाँ पर जमीन नहीं है,
तुम्हारी जितनी जमीन है उत्तर प्रदेश में वहां जाकर के बात करो, यहाँ मुस्लिमों को लेकर के भड़काने का काम, यहाँ पर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में जो है दंगा कराने का काम अगर इस तरह के उनके नेता करते हैं, उनके ऊपर FIR भी दर्ज होनी चाहिए और सीटें तो दूर की बात है, उनको जो है तत्काल जेल भेजना